हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की सेकेंड पोइम ए बॉयज सॉन्ग। पिछली जो पोइम पढ़ी थी अपन ने नोबल नेचर पढ़ी थी क्वेश्चन आंसर सहित। आज अपन सेकेंड पोइम ए बॉयज सॉन्ग। तो चलिए देखते हैं बिना कोई देर किए ए बॉयज सॉन्ग। देखिए ए बॉयज सॉन्ग नाम की ये जो अपनी पोइम है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन W. गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही छोटी सी पोइम है और बहुत ही सुंदर पोइम है ये भी। देखो इसकी कहानी है बर्ड्स की फ्रीडम। मतलब इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इसकी जो थीम है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, कि भाई अपन स्वतंत्र रहते हैं तो जो पक्षी हैं उनको भी स्वतंत्र रहने देना चाहिए। कवि ने इसमें दो पक्षियों का जिक्र किया है, दो पक्षियों को लिया है। एक तो है ब्लू टिट, एक पक्षी है ब्लू टिट नाम का, हिंदी में जिसको रामगंगरा नामक पक्षी कहते हैं। ये बहुत ही छोटा पक्षी है, मतलब छोटे से छोटा पक्षी ब्लू टिट। और दूसरा जो रेफरेंस लिया है पोइट ने इसमें वो है ईगल का। दूसरा जो बर्ड लिया है, पक्षी लिया है, वो लिया है ईगल। तो यहाँ पर कवि सीधी सी बात यही कह रहा है कि भाई छोटे से छोटा पक्षी और बड़े से बड़ा पक्षी ये सब मेरे हैं, ये मुझसे बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, अर्थात उनको पिंजरे में कैद नहीं करता हूँ, उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ। इसलिए सारे के सारे पक्षी इस वातावरण में जितने भी पक्षी हैं वो मेरे हैं। फिर यहाँ पर पॉइंट कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो का मतलब है देखो झरबेर, जो काले अंगूर होते हैं उस तरह का एक फ्रूट होता है झरबेर। झरबेर पर बैठने वाला ये जो ब्लू टिट पक्षी है, उससे लेकर हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ने वाला जो बाज है, वो सब पक्षी मेरे हैं, क्योंकि मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपना पहला स्टेंजा। उससे पहले ये एक दो वर्ड्स हैं वो आप देख लीजिएगा। स्नेर, स्नेर का मतलब होता है जाल, स्लो का मतलब बता ही दिया, और सोर का मतलब ऊंचा उड़ना, बहुत ऊंचा उड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। 3 स्टेंजे की पोइम है, उसमें पहला अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बिकॉज क्योंकि I set no snare, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं, बट लेकिन लीव छोड़ता हूं, देम उनको, ये देम आया है बर्ड्स के लिए, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि मैं तो उनको स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। इसलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यहां पर एयर का मतलब है एनवायरमेंट, मतलब इस प्रकृति के, इस पर्यावरण के। इसलिए इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मतलब संबंधित होना, मेरे हैं, मुझसे संबंध रखते हैं। इन चारों लाइनों में पोइट सीधी सी बात यही कहता है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। इसलिए इस प्रकृति में जितने भी ये जो स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले ये जो सारे पक्षी हैं वो मेरे हैं। ठीक है, अब इनके देखो इस स्टेंजा में कितने इजी से क्वेश्चन बनेंगे, इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अपन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट डज द पोइट डू विद द बर्ड्स। भैया आपने सीधी सी है पोइम समझ ली, मतलब आंसर आ गया इसका। व्हाट डज द पोइट डू विद द बर्ड्स, कवि पक्षियों के साथ क्या करता है? आपने पढ़ा है उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ता, उनको कैद नहीं करता है, तो वही आंसर इसका है। देखिए, द पोइट
अपन जब भी आंसर देते हैं तो प्रश्न ये जो होता है उसके अनुसार ही अपने को आंसर देना चाहिए। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो WH वर्ड और जो हेल्पिंग वर्ब है व्हाट और डज, इसको हटा देंगे। ये प्रश्न वाला वाक्य है। अब साधारण वाक्य में इसका आंसर देंगे तो द पोइट, ये सिंगुलर है। अब लीव, ये वर्ब छोड़ना, तो ऐसे ये यस लग गया। द पोइट लीव्स द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द स्काई। कवि पक्षियों को आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ता है। ही डजंट, डजंट मतलब डज नॉट, डजंट को अपन कह सकते हैं डज नॉट। ही डजंट सेट एनी नेट टू कैच देम, ये देम आया बर्ड्स के लिए। वह उनको पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। सीधा सा आंसर हो गया कि पोइट है वो पक्षियों को स्काई में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है, वह उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। यही है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू हुम डू द बर्ड्स बिलोंग। पक्षी किससे संबंधित हैं? इसको आप हु से भी बना सकते हो। आजकल हुम की जगह पर हु का भी प्रयोग करने लग गए हैं। यदि अपन यहाँ पर हु से प्रयोग करते हैं तो ये जो प्रेपोजिशन है ये टू, ये आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर। फिर क्वेश्चन बनेगा हु डू द बर्ड्स बिलोंग टू, तो इस तरह से आ जाए तो भी यही बात है, यही पूछ रहा है, घबराने वाली कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए टू हुम डू द बर्ड्स बिलोंग, ये प्रश्न आ जाए। चाहे वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, ये जो सारे के सारे पक्षी हैं वो पोइट से बिलोंग क्यों करते हैं, पोइट से संबंधित क्यों हैं। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है टू हुम एंड वाई, यहाँ पर लगा दी टू हुम एंड वाई, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए इसने। डू द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, ठीक है, ऐसे भी ये प्रश्न पूछ सकता है। और ऐसे भी आ सकता है टू हुम डू द बर्ड्स बिलोंग एंड वाई, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे भी ये क्वेश्चन कर ले, घुमा फिरा कर आंसर यही देना है। पहला जो आंसर था उसी का मिलता जुलता आंसर इसका है, अलग कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सभी पक्षी पोइट से बिलोंग करते हैं, पोइट से संबंधित हैं, पोइट के हैं। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि द पोइट लीव्स, यहां तक फिर डॉट 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 का मतलब है ये जो यहां से लेकर पूरा ये आंसर यहां तक, यही आंसर इसका देना है। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया तो अपन ने आंसर देने का तरीका भी घुमा दिया, ठीक है। तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज द पोइट लीव्स द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द स्काई, ही डजंट सेट एनी नेट टू कैच देम, वही बात है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका अर्थ कि सारे के सारे पक्षी वो कवि से संबंधित है क्योंकि कवि उनको स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता है। He doesn't set any nets to catch them, वह उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। बस यही बात है दोनों क्वेश्चन। एक आंसर ठीक से याद हुआ तो 2-3 आंसर आपको क्लियर हो गए, ऐसे मान लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, Why does the poet like to see the birds flying free? ये पूछ ले चाहे ये क्वेश्चन पूछ ले, लगभग तरीका वो ये पूछने का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने के कारण अपन आंसर में थोड़ा सा आगे बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बाकी आंसर वही होना है। देखिए वाई डजंट द पोइट, डजंट, यदि आप इस डज और नॉट को अलग अलग लिखते हो तो फिर ऐसे वाई डज द पोइट नॉट, फिर नॉट यहाँ पर आ जाएगा। आजकल ये भी प्रचलित है, ये भी गलत नहीं है। यदि आप साथ में लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो इसका तो ऐसे, और यदि अलग लिखते हो नॉट तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वाई डजंट द पोइट सेट एनी नेट फॉर द बर्ड्स, यानी कि कवि है
वो पक्षियों के लिए कोई नेट क्यों नहीं बिछाता है, कोई जाल क्यों नहीं बिछाता है? भाई सीधी सी बात है, वो पक्षियों की फ्रीडम में बिलीव करते हैं पोइट, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देते हैं, उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाते हैं। यही आंसर इसका है। देखिए, द पोइट लाइक्स टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री। पहले ये प्रश्न पूछा था इसने यहां तक का, तो इसके अनुसार मैं आंसर दे रहा हूं। देखो, द पोइट, वाई और डज को तो हटा दिया, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को। द पोइट, सब्जेक्ट से शुरुआत करें, द पोइट सिंगुलर है इसलिए इसमें एस जोड़ दिया। द पोइट लाइक्स टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, यहां तक क्वेश्चन था। फिर आगे देखिए, बिकॉज, क्योंकि, ही बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि वो पक्षियों की फ्रीडम में, स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, इसलिए उनको फ्री छोड़ते हैं उड़ने के लिए। ऐसे पूछेगा तो वही बात है भाई, ये वाई और डज, वाई और डज को हटाना है। ये जो नोट लगा है वो यहां पर लगेगा, ये नोट नहीं हटेगा, नेगेटिव में है, नेगेटिव में आंसर देंगे। देखिए, द पोइट डजंट, यहां पर देखो डज क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं जाएगी, फिर हटेगी नहीं, केवल अपन ये वाई वाई हटाएंगे, डजंट को नहीं हटाएंगे। द पोइट डजंट सेट एनी नेट फॉर द बर्ड्स, कवि पक्षियों के लिए कोई नेट नहीं बिछाता है, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, फिर वही आंसर, ही बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि वो पक्षियों की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं आगे अगला स्टेंजा। अगला स्टेंजा है, देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो एक झरबेर, मतलब ये काला नीला सा फल होता है, काले अंगूर जैसा। तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, मतलब एक झरबेर पर बैठने वाले ब्लू टिट नाम के पक्षी से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाले बाज पक्षी तक। यानी कि पोइट यहां पर अपने को ये बता रहा है कि चाहे छोटे से छोटा पक्षी हो या बड़े से बड़ा पक्षी हो, ब्लू टिट है, ये रामगंगरा नाम का एक छोटा सा पक्षी होता है, तो छोटे से छोटे पक्षी ब्लू टिट से लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाले ईगल तक, बाज तक, अनकेज्ड मतलब बिना किसी पिंजरे में बंद, यानी कि स्वतंत्र रूप से, दे कम एंड गो, यानी कि वे आते हैं और जाते हैं, मतलब बिना किसी पिंजरे में बंद किए वे आते हैं और चले जाते हैं। अर्थात जब वे आते हैं तो मैं उनको पिंजरे में बंद नहीं करता हूं, मैं उनको वापस फ्रीली उड़ने छोड़ देता हूं। फॉर माई डिलाइट, वो किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं वो, फॉर माई डिलाइट, यहां पर माई है पोइट, मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए। फिर से देखिए कि स्लो, झरबेर पर बैठने वाले छोटे से पक्षी ब्लू टिट रामगंगरा से लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाले बाज पक्षी तक वे आते हैं और जाते हैं, मतलब वे मेरे आनंद के लिए बिना किसी पिंजरे में कैद किए आते हैं और चले जाते हैं। इसके आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है स्टूडेंट्स कि वेयर डज द ब्लू टिट सिट, ब्लू टिट कहां बैठता है, ब्लू टिट कहां पर बैठता है, इस स्लोप पर। तो सीधा सा आंसर है, वेयर और डज को हटाओ, भाई सकारात्मक आंसर देना है अपने को अफर्मेटिव वाक्य में। तो द ब्लू टिट, ये जो वर्ब है इसमें एस लगा देना। द ब्लू टिट सिट्स कहां पर, ऑन द स्लो, ये इसी में आंसर है। तो द ब्लू टिट सिट्स ऑन द स्लो। अब ये जो स्लो है ये क्या होता है, इसको इलेबोरेट किया है यहां पर, ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम, एक छोटा सा नीले काले रंग का जंगली बेर, उसको अपन क्या कहते हैं, स्लो। तो रामगंगरा ब्लू टिट कहां पर बैठता है, द ब्लू टिट सिट्स ऑन द स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो? वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो, यानी कि जो पक्षी हैं आने जाने में एबल समर्थ क्यों है? वाई डज द पोइट फील डिलाइटेड? कवि आनंदित, डिलाइटेड मतलब जॉयफुल, आनंदित क्यों महसूस करता है? देखिए दोनों के आंसर। पहले भाई पक्षी आने और जाने में समर्थ क्यों है? क्योंकि उनको बंद नहीं किया गया है, उनको स्वतंत्र छोड़ा गया है। तो देखिए द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो, यहां तक तो ठीक है। वाई को हटाया, ये अपना सब्जेक्ट है, इसको पहले लिखा, और ये जो अपनी वर्ब थी इसको बाद में लिख लिया। तो द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो, वाई से क्वेश्चन कर रहा है तो बिकॉज से अपन आंसर दे रहे हैं। बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लाई, क्योंकि वे उड़ने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। दे आर नॉट केज्ड, उनको किसी पिंजरे में बंद नहीं किया गया है, इसलिए वो आते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, व्हाई डज द पोइट फील डिलाइटेड? कवि आनंदित क्यों महसूस करता है? देखिए तो ऐसे ही शुरुआत कर लीजिए, वाई को हटा दो और डज को हटा दो, सब्जेक्ट लगा दिया, सिंगुलर है तो फील में एस लगा दिया। द पोइट फील्स डिलाइटेड, कवि आनंदित महसूस करता है। सीइंग देखकर, द बर्ड्स पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ते हुए, फ्री स्वतंत्र रूप से, इन द स्काई आकाश में, यानी कि कवि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ता हुआ देखकर आनंदित महसूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच टू बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम? विच टू बर्ड्स, कौन से दो पक्षी? याद आया? ब्लूटिट और ईगल। विच टू बर्ड्स डज द पोइट मेंशन, बताता है, इन द पोइम, इस पोइम में, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, एंड वाई और क्यों, मतलब कौन से दो पक्षियों का यहां पर कवि जिक्र करता है और उन्हीं का क्यों करता है। अब यहां पर केवल वाई से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, और ये जो क्वेश्चन है यहां जो वाई से बना रहा हूं वो ऐसे भी बन सकता है। वाई डज द पोइट मेंशन ब्लू टिट एंड ईगल? वाई डज द पोइट मेंशन ब्लू टिट एंड ईगल, मतलब कवि है इस कविता में ब्लू टिट और ईगल को क्यों बताता है, उन्हीं के बारे में क्यों बताता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी यही आंसर देना है। ठीक है, देखिए द पोइट मेंशंस ब्लू टिट एंड द ईगल इन द पोइम इन पर्टिकुलर। भाई विच टू बर्ड्स था, उसकी जगह पर अपन ने इनका नाम लिख दिया, देखो ये, बाकी वो है ही अपना द पोइट मेंशन में एस जोड़ दिया। तो द पोइट मेंशंस ब्लू टिट एंड द ईगल इन द पोइम इन पर्टिकुलर। देखिए क्यों? टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए, बताने के लिए। टू रिप्रेजेंट ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है? ब्लू टिट, टू द बिगेस्ट, बिगेस्ट कौन सा है? ईगल। मतलब कवि इस पोइम में ब्लू टिट और ईगल को छोटे से छोटे पक्षी ब्लू टिट से लेकर बड़े से बड़े पक्षी बाज तक का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से इन दोनों को बताता है। तो इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और फिर देखते हैं अपन अपना लास्ट स्टेंजा पोइम का। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अगला स्टेंजा, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। यहां पर पोइट अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है और कहता है कि और इसलिए मैं ईगल, इस बाज के पंखों पर बैठकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ सूर्य की तरफ जा रहा हूं। अर्थात एक तरह से डीपर मीनिंग में ये कह रहा है कि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर उठ रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे,
एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे दिन द ब्लू टिट सॉन्ग्स, ये जो ब्लू टिट है वो गाना गाती रहती है। यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहता है कि भाई ये जो बड़े से बड़ा पक्षी है उसको देखकर तो मेरी जो भावनाएं हैं, मेरा जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचे स्तर तक उठ जाता है, और ये जो छोटे से छोटा सा पक्षी है ये मेरे को इतना सुख देता है, इतना आनंद देता है कि इसका जो गीत है, इसकी जो सुंदरता है वो पूरे दिन मेरे हृदय में गूंजती रहती है। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है, वेयर डज द पोइट ट्रेवल ऑन द विंग्स ऑफ द ईगल, यानी कि ये जो कवि है वो ईगल के विंग्स, पंखों पर बैठकर किस तरफ जाता है, कहाँ जाते हैं, टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ जाते हैं। और मतलब ये प्रश्न कैसे और घुमाकर पूछ सकता है, हाउ इज द पोइट टेकन नियर द सन, ये जो पोइट है उसको सूर्य के नजदीक कैसे ले जाया जाता है। भाई बाज है, ईगल है, उसके पंखों पर बैठ कर जाते हैं, उसके ऊपर बैठ कर जाते हैं वो। तो देखिए आंसर, द पोइट ट्रेवल्स टुवार्ड्स द सन ऑन द विंग्स ऑफ द ईगल इन हिज इमेजिनेशन। यहाँ रियलिटी नहीं है, वो कल्पनाओं में जा रहे हैं, वास्तविकता में नहीं जा रहे हैं। देखिए द पोइट ट्रेवल्स टुवार्ड्स द सन, यानी कि जो पोइट है वो सूर्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, ऑन द विंग्स ऑफ द ईगल, ईगल के पंखों पर बैठकर, इन हिज इमेजिनेशन मतलब अपनी कल्पनाओं में, अर्थात कवि अपनी कल्पनाओं में बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइट एडमायर द ब्लू टिट, पोइट है वो ब्लू टिट को कैसे एडमायर करते हैं, कैसे उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर कहा ना इन्होंने कि भाई इसका जो गीत है वो सारे दिन मेरे हृदय में गूंजता रहता है, तो बस यही बात है इसमें। देखिए द पोइट एडमायर्स द ब्लू टिट, पोइट है वो ब्लू टिट की प्रशंसा करते हैं, सेइंग ये कहते हुए दैट कि द सॉन्ग ऑफ द ब्लू टिट, कि इस ब्लू टिट का जो गाना है कीप्स रिसाउंडिंग गूंजता रहता है, इन हिज हार्ट ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। यानी कि कवि ब्लू टिट की ये कहते हुए प्रशंसा करते हैं कि ब्लू टिट का जो सॉन्ग है, जो गीत है वो पूरे दिन उनके हृदय में गूंजता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डज द पोइट रियली ट्रेवल टुवार्ड्स द सन ऑन द ईगल्स विंग्स, क्या कवि वास्तव में बाज के पंखों पर बैठकर यात्रा करता है? नहीं करता ना, वो इमेजिनेशन थी। तो नो में है तो नो से आंसर दीजिए इसका। नो, नहीं, द पोइट डज नॉट ट्रेवल टुवार्ड्स द सन ऑन द ईगल्स विंग्स, नहीं, कवि है वो ईगल के पंखों पर बैठकर सूर्य की तरफ ट्रेवल नहीं करता है। ही ओनली इमेजिन्स सो, वह ऐसी केवल कल्पना ही करता है, वास्तव में वो ट्रेवल नहीं करता है। ही ओनली इमेजिन्स सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन इन द पोइम, यहाँ पर एक अभिव्यक्ति आई है सनवर्ड वे, वर्ड है ये, फ्रेज है ये सनवर्ड वे। तो यहाँ पर इस पोइम में इसका क्या मतलब है, सूर्य की तरफ इसका क्या मतलब है? देखिए, इन द पोइम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स, यानी कि पोइम में ये जो एक्सप्रेशन है सनवर्ड वे, उसका मतलब है जर्नी टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ यात्रा या सूर्य की यात्रा। द पोइट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द सन सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स इन हिज इमेजिनेशन। वही बात है कि कवि है वो अपनी कल्पनाओं में ईगल के पंखों पर बैठकर सूर्य की तरफ ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। अब ये तो अपन ऐसे मतलब निकाल सकते हैं इसका पोएम से सीधा सीधा कि सूर्य की तरफ यात्रा, लेकिन इसका डीपर मीनिंग और गहरा अर्थ निकाले तो वो क्या है? देखिए,
द डीपर मीनिंग मे बी, इसका जो डीपर मीनिंग है, गहरा अर्थ है, वो हो सकता है द पोइट राइजेज टू ए हायर लेवल, कि जो कवि है वो एक उच्च स्तर पर उठ जाता है, मतलब उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब लास्ट में देख लीजिए इस पोएम की थीम, मैसेज या सेंट्रल आइडिया। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव फ्रॉम द पोएम, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये कैसा भी क्वेश्चन आए, थीम से रिलेटेड, मैसेज से रिलेटेड या सेंट्रल आइडिया, तो ये बात आपको राइट कर देनी है। इसमें थीम सबको पता ही है कि फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। तो देखिए, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ऑल द बर्ड्स शुड बी फ्री इन नेचर। यानी इस पोएम की जो अपनी थीम है, जो विषय वस्तु है, जो केंद्र बिंदु है, वो ये है कि सभी पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र होना चाहिए, हमें उनको कैद नहीं करना चाहिए। Everyone should enjoy nature, सभी को प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, and take care of it, और प्रकृति की परवाह भी करनी चाहिए, इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोहन करते जाए, नहीं तो कोरोना वायरस की तरह हो जाएगा सब कुछ। That's why the poet not set any net to catch the birds, इसीलिए कवि पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई नेट नहीं बिछाता है, बल्कि लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द स्काई, बल्कि उनको आकाश में स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता है। तो इसी के साथ आज की अपनी पोएम पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि जो और भी बच्चे हैं क्लास 12 के वो फ़ायदा उठा सकें इस निःशुल्क एजुकेशन का। धन्यवाद।